हेलो दोस्तों, आज भारत के प्रधानमंत्री के बारे में देखते हैं। प्रधानमंत्री की भूमिका भारतीय राजनीति में क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर शॉर्ट में बोलें तो प्रधानमंत्री की चर्चा किए बिना भारतीय राजनीति को नहीं जाना जा सकता, सरकार के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो भारत का प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी जहाज का कप्तान है। भारत का प्रधानमंत्री वो एक चमकता हुआ सूर्य है जिसके चारों तरफ पूरी सरकार घूमती है। तो आज देखते हैं, मुख्य कार्यपालक के रूप में हमने राष्ट्रपति को देखा था, अब वास्तविक मुख्य कार्यपालक के रूप में भारत के प्रधानमंत्री पर चर्चा करते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। संसद में बहुमत प्राप्त जो व्यक्ति होता है, नेता होता है, उसको ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। शॉर्ट में आप समझें कि जब एमपीज के इलेक्शन होते हैं, बहुत सारी पार्टियां जीत कर आती हैं। उनमें जिस पार्टी के लीडर को बहुमत प्राप्त होता है संसद का, वो बनता है क्या? पीएम, प्रधानमंत्री। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी पार्टी को, शुरुआत में कांग्रेस पार्टी को कई साल तक पूर्ण बहुमत मिला था, तो उनकी सरकार चली। 1989 के बाद राजनीति का दौर कुछ इस तरीके से आया कि मिली जुली सरकारें बनने लगी। मिली जुली सरकारों में जो लोकप्रिय नेता होता था उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता था। तो इस तरीके से जो प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत प्राप्त व्यक्ति होता है, उसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्यता है। यदि किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया गया और वो उस टाइम पर संसद का सदस्य नहीं है, तो 6 महीने के अंदर उसे संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। कैसे लेंगे? चुनाव लड़कर। जैसे राजीव गांधी को जब बनाया गया था, तो राजीव गांधी संसद के सदस्य नहीं थे। 6 महीने के अंदर उन्हें चुनाव के द्वारा या उनको चुने जाए। जैसे मनमोहन सिंह थे, उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन कभी नहीं लड़ा, वो राज्यसभा से आते थे और वो प्रधानमंत्री रहे। तो कहने का मतलब ये है कि संसद की सदस्यता होना प्रधानमंत्री के लिए एक अनिवार्य योग्यता मानी जाती है। वो भारत का नागरिक और एज लिमिट वो सब अपनी जगह है। मेन ये है कि आपको संसद की सदस्यता प्राप्त होना चाहिए। अब प्रधानमंत्री एक ऐसा पर्सनालिटी उसकी होती है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ना केवल अपने देश में बल्कि विदेश में भी जनता जो है उसकी तरफ अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देखती है कि हमने इन्हें चुना है तो ये हमारे लिए क्या करेंगे। भाई डेमोक्रेसी है तो जनता का नेता तो होते ही हैं, तो जनता की आकांक्षाओं पर, अपेक्षाओं पर पूरा उतरना उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। अब देखते हैं कि संविधान ने प्रधानमंत्री को कौन कौन से कार्य सौंपे हैं, या भारत का प्रधानमंत्री एक बहुमत का नेता होने के नाते, संसद का लोकप्रिय व्यक्ति होने के नाते, मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के नाते, राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार होने के नाते और राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों का वास्तविक प्रधान होने के नाते, वास्तविक उपयोगकर्ता होने के नाते कितने कार्य संपन्न करता है, क्या क्या काम वो करते हैं। जितने भी शब्द बोले इन सभी हर एक वर्ड से क्वेश्चन निकलता है। तो नीति निर्माण करता, संसद में जो भी नीतियां बनाई जाएंगी, जो भी नए कानून बनाए जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी होती है, तो नीतियों के बारे में वो एक प्रमुख पॉलिसी मेकर का रोल प्ले करता है। उन्हें कौन सी नीति संसद के पटल पर रखनी है, उनमें किस तरीके की चीज़ें उन्हें चाहिए, ये नीतियों के निर्माण में किसी पुरानी चीज़ को बदलना है, नया कुछ लेकर आना है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री ही ये सारे कार्य करते हैं। जैसे योजना आयोग को बदल के नीति आयोग बना दिया गया, तो इसमें रोल किसका होगा? इम्पोर्टेंट रोल प्रधानमंत्री ने प्ले किया।
लोकतांत्रिक प्रशासनिक अभिकर्ता के रूप में। भाई डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में शासन किसका होगा? लोकतंत्र में जो सरकार जो शासन चलाती है उसका प्रमुख प्रशासनिक अभिकर्ता होगा, यानी प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो होती हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं संसद के द्वारा, उनका जो एग्जीक्यूशन होता है, उनकी जो प्रशासनिक अभिकर्ता का काम करता है, यानी प्रशासन अभिकर्ता करने वाला, प्रशासन यानी कि जो शासन करता है। तो प्रमुख प्रशासनिक अभिकर्ता जो भी नीतियां बनती हैं, जो भी कानून बनते हैं, उनका एग्जीक्यूशन करने का एग्जीक्यूटिव हेड होने के नाते प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो एक प्रशासनिक अभिकर्ता के रूप में कार्य करे। संसद में राजनेता के रूप में, भाई संसद का ये प्रमुख नेता होता है, प्रमुख नेतृत्व प्रदान करता है, संसद का लोकप्रिय नेता होता है, संसद का बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, तो उसी रूप में प्रधानमंत्री काम करता है। संसद में ये महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जवाब देते हैं विपक्ष का। यदि उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है और विपक्ष उनसे कोई सवाल पूछता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई विशेष मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि वो उन्हें संतुष्ट करें, उनके प्रश्नों का उत्तर दें। मंत्रिपरिषद का मुखिया व समन्वयकर्ता, बहुत सारे मंत्री। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब होती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अन्य मंत्री बहुत सारे होते हैं जिनको की मिलाकर बनती है प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद। अकेले प्रधानमंत्री तो सारे काम नहीं कर सकते। आपके स्कूल में, कॉलेज में प्रिंसिपल है, लेकिन प्रिंसिपल के साथ हर डिपार्टमेंट के एचओडी भी होते हैं, तो वो अगर प्रिंसिपल चाहे तो क्या पूरे कॉलेज को पढ़ा सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल। तो हर एक डिपार्टमेंट, हर एक सब्जेक्ट का हेड होता है, वही होते ही हमारे मंत्रिपरिषद। और मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री बहुत सारे निर्णय लेता है, मंत्रिपरिषद की मीटिंग्स लेता है, अपने एजेंडे बताता है और कार्रवाई भी करता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई भी वही करते हैं। राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता, राष्ट्रपति का प्रमुख परामर्शदाता ये किस तरीके से होते हैं कि प्रधानमंत्री की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जब शपथ लेते हैं तो साथ में वो किसको अपने मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहते हैं, इसकी सलाह वो राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति कराते हैं। महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां जो भी होती हैं, चाहे वह सीएजी की नियुक्ति हो, वित्त सचिव की नियुक्ति हो, या हमारा किसी भी विभाग में जो महत्वपूर्ण नियुक्तियां होती हैं, राष्ट्रपति को हर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री सलाह देता है। संसद का सत्र बुलाना है, आहूत करना, जिसको हम पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं, संसद के सत्र बुलाने को आहूत करना, संसद का सत्रावसान करना, संसद के सत्र को रोकना, समापन करना, स्थगित करना तो लोकसभा अध्यक्ष का काम है, उसका सत्रावसान करने की भी सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता। हमने राष्ट्रपति के कार्यों में भी ये पढ़ा था, लेकिन राष्ट्रपति कोई भी काम बिना प्रधानमंत्री की या बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं करते, तो राष्ट्रपति को प्रमुख परामर्शदाता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति के चुनाव में भी प्रधानमंत्री का प्रमुख रोल होता है। साथ ही साथ जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उसमें भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो प्रस्ताव लाना है, नहीं लाया जा गया, क्यों लाना है, इसमें भी प्रधानमंत्री एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसके अलावा विकास उन्मुख नेतृत्वकर्ता, लोक कल्याणकारी राज्य में हम जी रहे हैं, वेलफेयर स्टेट है का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऐसे में विकास संबंधी सभी मुद्दों को संभालने की जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? प्रधानमंत्री की। विकास, जैसे नेहरू जी मिश्रित अर्थव्यवस्था को लेकर आए, इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ को लेकर आए, उसके बाद राजीव गांधी आए तो उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंह राव, इन लोगों ने उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये जो एलपीजी जिसको हम कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन, इसको आगे बढ़ाया। नरेंद्र मोदी आए, इन्होंने विदेशों में भारत की छवि को ही पलट के रख दिया।
जो भारत पिछड़ा हुआ देश, अविकसित देश इस श्रेणी में आता था, उससे एकदम अलग हो गया। इन्होंने स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ाया, हम विदेशों पर निर्भर थे, हमारा अंतरिक्ष, हमारा स्पेस प्रोग्राम स्वदेशी हो गया, इन्होंने स्वदेशी को आगे बढ़ाया, स्वच्छता का एजेंडा लेकर आए, इन्होंने एक अलग तरीके की इमेज बनाई, विकास का प्रमुख अभिकर्ता, विकास किस तरीके का, विकास हर तरह से हो सकता है, तो हर डायमेंशन को देखकर भारत के अगर प्रधानमंत्रियों के हम कार्यकाल को देखें तो हर एक युग में प्रधानमंत्री ने एक विकास के प्रमुख अभिकर्ता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जितने भी पॉइंट मैंने बोले कि नेहरू जी ने क्या, इंदिरा जी ने क्या, वो आप याद रखें, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रमुख चेहरा कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री ही होगा। भारत के प्रधानमंत्री की जो इमेज है, जो उनकी पर्सनालिटी है, जो उनका व्यक्तित्व है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को बताता है। भारत की छवि अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैसी हो गई है और पहले कैसी हुआ करती थी, उसके पहले कैसी हुआ करती थी, ये हर एक प्रधानमंत्री के अपने व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है कि वो किसको, किसके अंदर जो प्रतिभा है उसको वो आगे लेकर आते हैं और वही इमेज भारत की विदेशों में बनती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे यूएनओ में अपनी कोई मांग रखनी हो तो वो किस प्रभावशाली तरीके से उस मांग को रख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाहे वो ब्रिक्स हो, आसियान हो, सार्क हो, कहीं पर भी वो किस तरीके से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये जिम्मेदारी भी भारत के प्रधानमंत्री की होती है। तो अब एक क्वेश्चन यहाँ से, ये तो उनके कार्य, उनकी भूमिका हो गई। अब आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि प्रधानमंत्री इनमें से क्या होना अनिवार्य है? तो संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने दिन के अंदर सदस्यता ले लेनी चाहिए? 6 महीने के अंदर उनको सदस्यता ले लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। किस अनुसूची के तहत दिलाते हैं? 3री अनुसूची के तहत इनको दिलाई जाती है। अब आता है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद शब्द आपने बहुत सुना होगा और कैबिनेट शब्द भी आपने बहुत सुना होगा। मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रिपरिषद का आकार होता है बड़ा, बहुत सारे मंत्री होते हैं। तो और कैबिनेट मंत्री क्या होते हैं? कैबिनेट, आप सुनते हो कि मंत्रिपरिषद की मीटिंग हुई और कैबिनेट की मीटिंग हुई, न्यूज़ में अक्सर सुनने में आता है। तो सबसे पहले इसका एक डिफरेंस है जो हम समझ लें। मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है, इसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, और कैबिनेट जो होती है आकार में छोटी होती है। कैबिनेट की मीटिंग बुलाना आसान होता है, हम बहुत सारे मंत्रियों को, क्योंकि इसमें लगभग 81 तक मैक्सिमम हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में मंत्री। तो 81 लोगों को कलेक्ट करके उनकी मीटिंग बुलाना, इमीडिएट में कोई एजेंडा है हमारे सामने, कोई इमरजेंसी है, पॉसिबल नहीं होता। भाई सब अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में रहते हैं। तो कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है। और कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, जिनको विभागों के जो मुखिया होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। जिन्हें जो विभाग, जैसे रक्षा, वित्त, ठीक है, ये इसके जो मंत्री होंगे ये कैबिनेट रैंक के मंत्री कहलाएंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग अक्सर हो जाती है क्योंकि ये आकार में छोटी होती है। तो क्या, अब आपका फिर एक क्वेश्चन बन गया, क्या कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं? होते हैं। क्या मंत्रिपरिषद के सारे सदस्य कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट के सदस्य होते हैं? नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो हेड होंगे वही तो कैबिनेट होंगे, और कैबिनेट तो इसके अंदर का एक पार्ट है। तो ये क्वेश्चन एसर्शन वाले क्वेश्चन इसमें बहुत पूछा जाता है, ठीक है, कारण और कथन वाले जो एसर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें बहुत पूछते हैं। तो याद रखिएगा कि ये मंत्रिपरिषद आकार में बड़ी होती है और ये कैबिनेट जो होती है छोटी होती है, ठीक है। अब एक और महत्वपूर्ण बात देखना है कि पहले जो देखें कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन होता है। तो ये मंत्रिपरिषद एक पिरामिड की तरह होती है जिसका हेड होता है पीएम। इसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर वो होते हैं, जैसा अभी बताया,
कि विभागों के जो प्रमुख होते हैं उन्हें हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं। कैबिनेट मंत्री को सहायता देने के लिए राज्य मंत्री होते हैं जो इनको काम में सहायता देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार सौंप दिया जाता है किसी विभाग का, तो फिर वो तभी सौंपते हैं जब वहां पर कैबिनेट मंत्री नहीं होता। स्वतंत्र प्रभार अगर राज्य मंत्री को सौंपा गया है तो कैबिनेट की मीटिंग में राज्य मंत्री जाएगा, नहीं तो कैबिनेट की मीटिंग में राज्य मंत्री का कोई रोल नहीं है, वो नहीं जाते हैं। जब उनके विभाग, जब स्वतंत्र प्रभार है उनके पास, यानी वो इंडिपेंडेंट एज ए कैबिनेट मिनिस्टर काम कर रहे हैं तो ही जाएंगे, या उनके विभाग से संबंधित कोई मैटर डिस्कस होने वाला है वो तभी जाएंगे। तो सेकंड रैंक होती है कैबिनेट मिनिस्टर की, थर्ड रैंक होती है राज्य मंत्री की, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनको हम कहते हैं। ये मत समझना कि ये राज्यों के मंत्री हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी ये नाम है राज्य मंत्री। इसके बाद इनको सहायता देने के लिए होते हैं उप मंत्री, डिप्टी मिनिस्टर जिनको कहा जाता है, ये इनको राज्य मंत्री को सहायता देते हैं। उसके बाद आते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव का रोल सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये परमानेंट होते हैं, ये प्रशासनिक सेवाओं से लिए जाते हैं, इसलिए संसदीय सचिव। तो ये आपको हायरार्की भी ऊपर नीचे करके सही तरीके से इसको सेटल करने के लिए भी क्वेश्चन आता है, तो इनको अरेंज करना भी आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्री को यदि स्वतंत्र प्रभार दे दिया गया तो वो उसका दर्जा क्या हो गया, आप बताओगे कैबिनेट मिनिस्टर जैसा हो गया। क्या कैबिनेट की सभी मीटिंगों में राज्य मंत्री उपस्थित होता है, उप मंत्री उपस्थित होता है? नहीं होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब बात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एग्जाम में आता है और पूछा जाता है कि अधिकतम सदस्य संख्या मंत्री परिषद की कितनी होनी चाहिए। तो अधिक ये 91 यानी 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 91 संवैधानिक संशोधन जो कि हुआ था 2003 में, इसमें ये निर्धारित कर दिया गया कि विधानसभा या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक सदस्य मंत्री परिषद में नहीं हो सकते, क्योंकि पिछले कुछ सालों में 89 के बाद मिली जुली सरकारों का दौर आया। अब जब आप कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं तो सभी को संतुष्ट करने के लिए मंत्री बनाना पड़ता था। अब उनको मंत्री बनाते बनाते मंत्री परिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था, और मंत्री परिषद जब आप मंत्री बन जाते हो तो आपको कितनी फैसिलिटीज देना पड़ती हैं, सरकार पर बजट पर बोझ पड़ता है, और हर एक को सेटिस्फाई करो, फिर उसके बाद वो अगर असंतुष्ट हो गए सरकारें गिरने लगी। तो इस तरीके से एक फिक्स कर दिया गया कि भाई हमारे उस पर बोझ, बजट पर बोझ भी ना पड़े, और सदस्य संख्या भी एक लिमिटेड कर दी जानी चाहिए। तो विधानसभा और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक मंत्री परिषद में मंत्री नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे आएगा? एक तो सिंपल क्वेश्चन है, कितने हो सकते हैं, कितना प्रतिशत, आप बताओगे 15%। कब लाया गया? 2003 में। कौन सा संवैधानिक संशोधन था? 91 में जो संविधान संशोधन हुआ उसके हिसाब से मंत्री परिषद का आकार कितना होना चाहिए? कुल सदस्य संख्या का 15%। 2003 में कौन सा संवैधानिक संशोधन हुआ? 91। किस संवैधानिक संशोधन से, किस ईयर से मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% कर दी गई? लोकसभा और विधानसभा की कुल सदस्य संख्या से 2003। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। हमें इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद करना है, तैयार करना है। वैसे कोशिश ये है कि आप याद ना करें, समझ लें, तो आप कभी फिर उसको भूलोगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट करें, मैं आपकी क्वेरी को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरीके से तैयारी करिए। अब तो एग्ज़ाम के सीज़न आना स्टार्ट हो गए, तो आपके एग्ज़ाम सब एक के बाद एक सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम स्टार्ट है, दिसंबर से शुरुआत हो जाएगी। तो अपनी तैयारी पे भी थोड़ा सा जोर लगाइए और अपनी तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।